ग्रोविश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रोफेसर स्कॉट पी स्टीवंस के एक बड़े ही दिलचस्प कोर्स गेम्स पीपल प्ले, गेम थ्योरी इन लाइफ, बिजनेस एंड बियॉन्ड से कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोर्स हमें सिखाता है कि जिंदगी, बिजनेस, यहाँ तक के रोजमर्रा की बातचीत भी एक तरह का खेल है। मतलब जहाँ हमारे फैसले दूसरों के फैसलों पर निर्भर करते हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन काफ़ी जटिल लगने वाले आइडियाज़ को थोड़ा आसान बनाना, ताकि जो जानकारी का सार है वो आराम से समझ आ सके। ये लेक्चर्स दिखाते हैं कि कैसे थोड़ी गणित वाली सोच हमें इंसानी बर्ताव और बातचीत समझने में मदद कर सकती है। तो चलिए लेक्चर 1 से शुरू करते हैं। गेम थ्योरी आखिर है क्या? ये सिर्फ बोर्ड गेम्स के बारे में नहीं है ना? ये किसी भी सिचुएशन के बारे में है जहां लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे वो बटन दबाने वाला प्रयोग था। 100 लोग, एक बटन। हर कोई तय करता है दबाना है या नहीं, ये जानते हुए कि बटन दबाने से दूसरों को नुकसान होगा पर शायद खुद का कम हो, और नतीजा लगभग आधे दबा देते हैं। हाँ, और यहीं से वो बेसिक चीजें आती हैं। कौन है खिलाड़ी, उनकी रणनीतियां क्या है, हर रणनीति से क्या मिलता है, और एक जरूरी मान्यता, तर्क संगतता। मतलब सब अपना फायदा देख रहे हैं। अच्छा, फिर लेक्चर 2 में प्योर और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का फर्क आता है। प्योर स्ट्रैटेजी मतलब प्योर स्ट्रैटेजी एक तरह की पूरी इंस्ट्रक्शन बुक है। हर मुमकिन सिचुएशन के लिए एक तय कदम, आप हमेशा वही करेंगे। और ये कॉमन नॉलेज की धारणा पर टिका है, यानी सबको पता है कि सबको नियम पता है, और सबको पता है कि सबको पता है, वगैरह वगैरह। समझ गया। अब लेक्चर 3 सीक्वेंशियल गेम्स, मतलब खेल जहां चालें एक के बाद एक चली जाती हैं, जैसे चेस। इसमें गेम ट्री, रोल बैक मेथड और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात होती है। हाँ, रोल बैक मतलब आप अंत से सोचना शुरू करते हैं कि आखिरी चाल क्या होगी, फिर उससे पहले क्या, और ऐसे पीछे आते हैं। हाँ। और यही नैश इक्विलिब्रियम का जिक्र आता है। ऐसी स्थिति जहां कोई अकेले अपनी चाल बदलकर बेहतर नहीं कर सकता। लेकिन आपने कहा था कि नैश इक्विलिब्रियम से भी बेहतर कुछ है। हाँ, सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ये उन नैश इक्विलिब्रियम को हटा देता है जो खोखली धमकियों पर टिके होते हैं। मतलब ऐसी धमकी जिस पर अमल करना खुद धमकी देने वाले के हित में ना हो। अच्छा, अब लेक्चर 4 साइमल्टेनियस गेम्स। यहाँ खिलाड़ी एक ही वक्त पर चाल चलते हैं, जैसे वो रॉक पेपर सीजर्स। इसमें मैट्रिक्स फॉर्म यूज होता है दिखाने के लिए। और कई तरह के गेम्स हैं, कोऑर्डिनेशन गेम, बैटल ऑफ द सेक्सेस, चिकन। और सबसे फेमस प्रिजनर्स डिलेमा। 2 कैदी, अलग अलग पूछताछ। हाँ, वो तो क्लासिक है। अगर दोनों चुप रहें तो कम सजा, एक बोला दूसरा चुप तो बोलने वाला आजाद, चुप रहने वाले को लंबी सजा, दोनों बोलें तो बीच की सजा। और होता क्या है, तर्क संगत रूप से दोनों बोल देते हैं। नतीजा दोनों के लिए बुरा होता है, उससे जो चुप रहने पर होता। ये दिखाता है कैसे इंडिविजुअल रैशनैलिटी कलेक्टिव नुकसान करा सकती है। यहीं शेलिंग पॉइंट्स की बात भी आती है। कैसे लोग बिना बात किए भी किसी एक ऑप्शन पर सहमत हो जाते हैं। जैसे किसी अजनबी से मिलना हो तो किसी फेमस लैंडमार्क पर मिलना तय कर लेना। फिर लेक्चर 5 में डोमिनेटेड स्ट्रैटेजीज हटाने की बात है, खेल को आसान बनाने का तरीका। हाँ, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के मुकाबले हमेशा ही बुरा नतीजा दे, चाहे दूसरा खिलाड़ी कुछ भी करे, उसे हटा दो। इसे कहते हैं इटरेटेड एलिमिनेशन ऑफ डोमिनेटेड स्ट्रैटेजीज, या IEDS। ये नैश इक्विलिब्रियम ढूंढने में मदद करता है, जैसे वो नाश्ते के सैंडविच वाले वेंडर्स का उदाहरण था। लेक्चर 6 में कुछ और मजेदार उदाहरण थे। कॉर्पोरेट बायआउट में टियर वाली बोलियां, वोटिंग में स्ट्रैटेजिक चालें। हाँ, और सिगरेट एड बैन का वो अनपेक्षित फायदा। बैन लगने से कंपनियों का खर्चा कम हो गया और मुनाफा बढ़ गया, क्योंकि कोई ऐड नहीं कर रहा था तो मार्केट शेयर वैसे ही रहे। और अपनी बात मनवाने के लिए ब्लैकमेल को बढ़ावा देना अजीब लगता है सुनने में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गेम थ्योरी के नतीजे कितने गैर सहज या काउंटर इंट्यूटिव हो सकते हैं। लेक्चर 7 हमें मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज की तरफ ले गया। मतलब जब आप पक्का तय नहीं करते कि क्या करेंगे, बल्कि संभावना के आधार पर चुनते हैं। हाँ, जैसे रॉक पेपर सीजर्स में अगर आप हमेशा रॉक ही चलेंगे तो हार जाएंगे, आपको मिक्स करना पड़ता है। यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी अपेक्षित मूल्य कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज तब जरूरी होती हैं जब कोई प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम न हो। फिर लेक्चर 8 में कांस्टेंट सम गेम्स, खासकर जीरो सम गेम्स। मतलब एक का फायदा तो दूसरे का उतना ही नुकसान, जैसे पोकर का गेम। हाँ, यहाँ वॉन न्यूमन का मिनिमैक्स प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है।
ये गारंटी देता है कि ऐसे गेम्स में समझदार ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी मौजूद होती हैं, खासकर जब मिक्स स्ट्रैटेजी अलाउड हो। आप अपने संभावित नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर 9 नॉन जीरो सम गेम्स में मिक्स स्ट्रैटेजी को देखता है, जहां दोनों का फायदा या दोनों का नुकसान भी हो सकता है, जैसे स्टैग हंट। स्टैग हंट में 2 शिकारी हैं, मिलकर हिरण मार सकते हैं, बड़ा फायदा, या अकेले खरगोश, छोटा फायदा। सहयोग फायदेमंद है पर रिस्की है अगर दूसरा सहयोग न करे तो। इन गेम्स में मिक्स स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम अक्सर अनस्टेबल और उतने एफिशिएंट नहीं होते। लेक्चर 10 का जिक्र शायद आउटलाइन में नहीं था, पर लेक्चर 11 बहुत जरूरी था। क्रेडिबिलिटी, डिटरेंस और कंपेलेंस, विश्वसनीयता, रोकना और दबाव डालना। कैसे बोइंग ने एयरबस को डराने के लिए कमिटमेंट दिखाई, ये अपनी साख बनाने की बात है। हाँ, इसमें रेप्यूटेशन, सलामी टैक्टिक्स, थोड़ा थोड़ा करके अपनी बात मनवाना, और यहाँ तक कि डूम्सडे डिवाइस, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमला होने पर जवाबी हमला कर दे, जैसे आइडियाज आते हैं। विश्वसनीयता पाने के लिए कभी-कभी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप पीछे नहीं हट सकते। लेक्चर 12 था अधूरी जानकारी वाले खेलों पर, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, जब एक खिलाड़ी दूसरे से ज्यादा जानता है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट, बीमार लोग ज्यादा इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, कंपनी को पता नहीं कौन कितना रिस्की है। इसे एडवर्स सिलेक्शन या मार्केट फॉर लेमन्स कहते हैं। और मॉरल हजार्ड भी, मतलब इंश्योरेंस लेने के बाद लोग ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। जब जानकारी बराबर ना हो तो खेल के नतीजे एकदम बदल जाते हैं। लेक्चर 13 में इसका हल था सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग, जानकारी को भरोसेमंद तरीके से देना या लेना। हाँ, सिग्नलिंग मतलब जिसके पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो कैसे भरोसेमंद तरीके से उसे बताए। जैसे कोई खतरनाक वेस्ट प्लांट लगाने वाली कंपनी लोकल कम्युनिटी को ज्यादा मुआवजा दे। और स्क्रीनिंग मतलब जिसे जानकारी चाहिए वो कैसे सामने वाले से सच निकलवाए, जैसे नौकरी के इंटरव्यू में मुश्किल सवाल पूछना। प्रिंसेस ब्राइड फिल्म का वो जहर वाले प्यालों का सीन भी एक उदाहरण था। हाँ, वो क्लासिक ब्लफिंग और डबल थिंकिंग का केस है। ये छिपी जानकारी को उजागर करने की रणनीतियां हैं। लेक्चर 14 इंसेंटिव स्कीम्स पर था, लोगों को, खासकर कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए कैसे मोटिवेट करें। ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। मालिक प्रिंसिपल चाहता है कि कर्मचारी एजेंट मेहनत करे, पर वो देख नहीं सकता कि कर्मचारी कितनी मेहनत कर रहा है। तो इंसेंटिव कैसे डिजाइन करें? इसमें वो सप्लायर टाइमलाइन पहेली, वॉरेन बफे का कैंपेन फाइनेंस वाला आइडिया और शेल कैरिबियन कप फुटबॉल का वो अजीब नियम भी था। हाँ, जिसमें ड्रॉ से बचने के लिए अजीब गोल नियम बना दिए थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सही इंसेंटिव डिजाइन करना कितना मुश्किल है। गलत इंसेंटिव के बड़े अजीब नतीजे हो सकते हैं। लेक्चर 15 रिपीटेड गेम्स यानी दोहराए जाने वाले खेलों पर था। क्या लंबे समय में सहयोग पनप सकता है? हाँ, अगर खेल बार बार खेला जाए तो भविष्य की छाया वर्तमान पर पड़ती है। ग्रिम ट्रिगर, एक बार धोखा दिया तो फिर कभी सहयोग नहीं, या टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जैसी रणनीतियां सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं। भविष्य कितना महत्वपूर्ण है, डिस्काउंट रेट, ये तय करता है कि सहयोग कितना टिकाऊ होगा। लेकिन लेक्चर 16 एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या ये सब असल में काम करता है? क्या लोग हमेशा इतने तर्कसंगत होते हैं? यहाँ बिहेवियरल गेम थ्योरी आती है। वो कहती है कि लोग हमेशा थ्योरी के हिसाब से नहीं चलते, जैसे अल्टीमेटम गेम। हाँ, अल्टीमेटम गेम में एक को पैसा मिलता है, उसे दूसरे के साथ बांटना होता है। दूसरा अगर ऑफर ठुकरा दे तो किसी को कुछ नहीं मिलता। थ्योरी कहती है कि दूसरे को 1 रुपए भी ऑफर मिले तो ले लेना चाहिए, पर असल में लोग कम या अनफेयर लगने वाले ऑफर ठुकरा देते हैं। मतलब न्याय, बराबरी जैसी भावनाएं भी असर डालती हैं। बिल्कुल, और यही बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हमारी तर्कसंगतता सीमित है, हम सुपर कंप्यूटर नहीं है। हाँ, या आउटलाइन में लेक्चर 17, 18, 19 का जिक्र नहीं है, पर लेक्चर 20 वोटिंग सिस्टम्स पर था। ये भी एक तरह का गेम है। हाँ, कैसे वोटिंग सिस्टम के नियम नतीजों को बदल सकते हैं। प्लूरैलिटी वोटिंग, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीता, में स्पॉइलर इफेक्ट हो सकता है। फिर कॉन्डोसेट विनर, जो हर दूसरे उम्मीदवार को आमने सामने हरा दे। एरो का इम्पॉसिबिलिटी प्रमेय, कोई भी वोटिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं है जो कुछ बेसिक फेयरनेस शर्तें पूरी करे। और IRV, अप्रूवल वोटिंग, रेंज वोटिंग जैसे विकल्पों की बात भी थी। ये दिखाता है कि जनता की इच्छा पता करना कितना मुश्किल है। सिस्टम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेक्चर 21 नीलामियों, ऑक्शंस पर था, और विनर्स कर्स,
जीतने वाले का श्राप। हाँ, खासकर कॉमन वैल्यू ऑक्शंस में, जहाँ चीज की कीमत सबके लिए एक ही है पर किसी को पक्का पता नहीं। जो सबसे ऊंची बोली लगाकर जीतता है, हो सकता है उसने कीमत का ज्यादा अंदाजा लगा लिया हो, मतलब जीत कर भी नुकसान। प्राइवेट वैल्यू ऑक्शन, जहां चीज की कीमत हर किसी के लिए अलग है, से ये अलग है, और अपनी बिड को थोड़ा शेड करना, यानी असल वैल्यू से कम बोली लगाना, एक रणनीति है। स्पेक्ट्रम नीलामी जैसे उदाहरण भी थे। लेक्चर 22 सौदेबाजी, बार्गेनिंग और कोऑपरेटिव गेम्स पर था। यहाँ सहयोग से मिलने वाले फायदे को बांटा कैसे जाए। इसमें गठबंधन, कोalitions, शेपली वैल्यू। शेपली वैल्यू एक तरीका ये तय करने का कि हर सदस्य का योगदान कितना है और उसे कितना मिलना चाहिए, जैसे वो एयरपोर्ट रनवे वाला उदाहरण। कोर, ऐसे बंटवारे जो स्थिर हों, कोई ग्रुप अलग होकर बेहतर न कर पाए। नैश बार्गेनिंग सोल्यूशन, और बैठना, मतलब अगर समझौता नहीं हुआ तो आपका सबसे अच्छा विकल्प क्या है। आपका बैठना जितना मजबूत होगा, आपके बार्गेनिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी और अधीरता महंगी पड़ सकती है। लेक्चर 23 बिजनेस में गेम थ्योरी के इस्तेमाल पर था। कोऑप्टिशन, हाँ, ये ब्रैंडनबर्गर और नेलबफ का कॉन्सेप्ट है, मतलब कंपटीशन और कोऑपरेशन एक साथ। उन्होंने पार्ट्स फ्रेमवर्क दिया, प्लेयर्स, एडेड वैल्यू, रूल्स, टैक्टिक्स, स्कोप और वैल्यू नेट का आइडिया, जिसमें ग्राहक, सप्लायर, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर्स और पूरक, कॉम्प्लीमेंटर्स सब शामिल हैं। निंटेंडो का उदाहरण था कि कैसे उसने कॉम्प्लीमेंटर्स, गेम डेवलपर्स के साथ मिलकर वैल्यू क्रिएट की। बिल्कुल, बिजनेस सिर्फ जीतने हारने का खेल नहीं है, बल्कि मिलकर वैल्यू बनाने और फिर उसे बांटने का खेल है। और आखिर में लेक्चर 24 ने कोऑप्टिशन को पूरा किया। नियमों की भूमिका, जैसे मोस्ट फेवर्ड कस्टमर क्लॉज। हाँ, और युक्तियों की, जैसे बिजनेस में जानबूझकर थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखना, फॉग ऑफ बिजनेस। ये कोर्स की मुख्य बातों को समेटता है: तर्कसंगतता की सीमाएं, विश्वसनीयता का महत्व और सहयोग की पहेली। तो ये थी प्रोफेसर स्टीवेंस के गेम थ्योरी कोर्स से कुछ अहम बातों पर हमारी चर्चा। हमने देखा कि ये सिर्फ गणित या इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है, बल्कि ये इंसानी व्यवहार, रणनीति और आपसी निर्भरता को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि दूसरों के जूते में पैर डालकर सोचना कितना जरूरी है, उनकी चालों का अंदाजा लगाना, अपने वादों को विश्वसनीय बनाना, ये सब। और अंत में वो सवाल रह जाता है, हाँ, कि क्या इन खेलों को बेहतर समझने से हम असल दुनिया की उलझनों को शायद थोड़ा बेहतर सुलझा सकते हैं? क्या ये हमें टकराव के बावजूद सहयोग के रास्ते खोजने में मदद कर सकता है? शायद हाँ, जैसे शीत युद्ध में परमाणु तबाही से बचा गया, जो वॉन न्यूमैन की शुरुआती आशंकाओं के बिल्कुल उलट था। तो उम्मीद है इस चर्चा ने रणनीतिक सोच की दुनिया में आपकी दिलचस्पी जगा होगी। ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने कितने खेल खेलते हैं। ग्रोविश देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,